हेलो स्टूडेंट्स, स्टीरियो केमिस्ट्री के आज के ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का ये लास्ट लेक्चर ले रहे हैं और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके ऊपर शॉर्ट नोट यूजुअली एग्ज़ाम्स में आता है। अब पिछले साल के पेपर्स उठा के देखेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन एंड सॉ-हॉर्स फॉर्मूले। देखिए, किसी भी मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका संरूपण है, जो कन्फर्मेशन है, उसका स्ट्रक्चर है, वो 3 डायमेंशन में होता है और हमारा कागज़ 2 डायमेंशन में होता है। तो इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स को कागज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर प्रदर्शित कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके की विधियाँ दी थी। जो हमारे कोर्स में है वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहली विधि है न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। ये पहले भी हम देख चुके हैं जब हमने इथेन और ब्यूटेन के बारे में आपको बताया था, तब हमने ये न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र यूज़ किया था समझाने के लिए इथेन और एन ब्यूटेन के अलग अलग कन्फर्मेशंस को। न्यूमैन प्रक्षेपण फार्मूले में जो मॉलिक्यूल होता है उसके कार्बन कार्बन के एक्सिस को हम इस तरीके से रखते हैं कि एक कार्बन हमें दिख रहा होता है और दूसरा कार्बन उसके पीछे छुपा हुआ होता है। इसमें जो फर्स्ट कार्बन है जो हमें दिख रहा होता है उसको हम एक डॉट के रूप में, बिंदु के रूप में लिखते हैं, और सेकंड जो कार्बन है जो हमसे दूर है उसको हम इस डॉट की, इस पॉइंट की सर्कमफरेंस, उसकी परिधि के रूप में लिखते हैं। और हर कार्बन से जुड़े हुए जो 3 हाइड्रोजन या दूसरे कोई भी ग्रुप होते हैं उनको रेडियली, त्रिज्यीय रूप से एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल के ऊपर बना देते हैं, 120 डिग्री एंगल के ऊपर बना देते हैं। जो फर्स्ट कार्बन है हमें जो दिख रहा है, हमारे सामने है, उसके तीनों हाइड्रोजन्स ये इस तरीके से हैं, 120 डिग्री के एंगल पे हैं। जो पीछे वाला कार्बन है जिसे हमने इस सर्कमफरेंस से दिखाया है उसके तीनों हाइड्रोजन्स इस तरीके से 120 डिग्री के एंगल पे हैं। ये अंतरित स्टेगर्ड इथेन का न्यूमैन प्रक्षेपण सूत्र है। जो ग्रसित होता है, ग्रसित इथेन का होता है, उसमें पहले वाला कार्बन और पीछे वाला कार्बन, उसके तीनों हाइड्रोजन्स एक दूसरे को ढके हुए रहते हैं। ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन, ये हम आपको पहले भी समझा चुके हैं। सेकेंड है सॉ-हॉर्स। सॉ-हॉर्स फॉर्मूले में जो मॉलिक्यूल है उसको हम इस तरीके से रखते हैं कि हमें दोनों कार्बन दिख रहे होते हैं। कार्बन कार्बन एक्सिस को, जो अक्ष है उसको थोड़ा सा हटा के, उसके एक्सिस से थोड़ा सा हटा के रखते हैं जिससे कि हमें दोनों कार्बन्स दिख रहे होते हैं और कार्बन के बीच का बॉन्ड भी दिख रहा होता है। इस कार्बन से जो तीनों हाइड्रोजन्स जुड़े हैं वो फिर से 120 डिग्री के एंगल पे हैं। इस कार्बन से, पहले वाले कार्बन से जो तीनों ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो भी एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे। ये जो आपको फॉर्मूला दिखाया है ये स्टैगर्ड इथेन का है। स्टैगर्ड इथेन में मैंने आपको बताया था कि दोनों कार्बन्स के हाइड्रोजन्स एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे हैं। तो जो सेकेंड कार्बन है, इसके इस हाइड्रोजन के बारे में हम बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन के इन 2 हाइड्रोजन्स के बीच में आता है और इसी तरीके से सारे हाइड्रोजन्स जो हैं पीछे वाले कार्बन के वो आगे वाले कार्बन्स के 2 हाइड्रोजन के बीच में होते हैं। इसको हम कहते हैं सॉ-हॉर्स सूत्र, फॉर्मूला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिशर और फ्लाइंग वेज फॉर्मूले। देखिए, एक sp3 कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो टेट्रागोनल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और उसको हम अच्छी तरीके से सिर्फ 3 डायमेंशन में उसका मॉडल बना के ही समझ सकते हैं। लेकिन हमेशा 3 डायमेंशन का मॉडल हमारे पास होता भी नहीं है, और दूसरी बात, हमें कागज़ पे भी ये फॉर्मूले लिखने होते हैं। कागज़ होता है 2 डायमेंशन में, तो इस 3 डायमेंशन की किसी आकृति को 2 डायमेंशन के कागज़ पे दर्शाना होता है। इसके लिए एक विधि, एक मेथड है वेज फार्मूला। इस वेज फार्मूला में क्या होता है, देखिए, कार्बन को हम कागज़ के ऊपर रख देते हैं। ये कागज़ दिखाया है, कागज़ के ऊपर, कागज़ के तल पे हमने कार्बन को रख दिया। इस तरीके से रखा कि उसकी 2 वैलेंसीज
कागज़ से हमारी तरफ बाहर की तरफ आ रही है और 2 वैलेंसीज़ हमसे दूर कागज़ के अंदर जा रही हैं। जो अंदर जाने वाली वैलेंसीज़ हैं उनको हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं और जो हमारी तरफ आ रही हैं कागज़ के ऊपरी तल पे आ रही हैं उसको हम इस तरह से मोटी सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। इसको हम कहते हैं वेज फार्मूला। अब इसे, ये तो कागज़ पे हमने आपको समझाया, मतलब 3 डायमेंशन में इसको समझाया। अब इसे कागज़ पे किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, कागज़ पे लिखने का तरीका ये होता है, ये कार्बन है जो इस कागज़ के तल पे था। ये जो 2 वैलेंसीज़ बाहर की तरफ आ रही हैं कागज़ के ऊपरी तल पे सामने की ओर आ रही हैं, उसको हम यहाँ इस तरीके से सॉलिड लाइन पे हॉरिजॉन्टली दिखाते हैं। और जो अंदर की तरफ 2 वैलेंसीज़ जा रही हैं उनको फिर से डॉटेड लाइन से वर्टिकल डायरेक्शन में दिखाते हैं, सीधी रेखा में दिखाते हैं। ये लैक्टिक एसिड का सूत्र है। इसमें COOH और CH3 ये दोनों ग्रुप कागज़ के तल के अंदर हैं, इसलिए हमने इन्हें डॉटेड लाइन से दिखाया है। H और OH ये दोनों कागज़ के ऊपरी तल में सामने की ओर हमारी तरफ आ रहे हैं, इनको हमने सॉलिड लाइन से दिखाया है। इसका एक और तरीका होता है, यहाँ हम जो मॉलिक्यूलर मॉडल है उसको इस तरीके से रखते हैं कि कार्बन के एटम के साथ साथ 2 बॉन्ड्स भी कागज़ के तल में रहें, कागज़ के प्लेन में रहें। और जो बची हुई 2 वैलेंसीज़ होती हैं, बचे हुए जो 2 बॉन्ड होते हैं, उनमें से एक कागज़ के ऊपरी तल से हमारी तरफ, मतलब प्रेक्षक की तरफ आए, और दूसरा जो बॉन्ड है, दूसरी वैलेंसी है, वो कागज़ के तल के अंदर चली जाए। इस तरीके से हम इस रखते हैं। जब ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये कार्बन है, इसकी 2 वैलेंसीज़ इस कागज़ के तल में ही है। बाकी की बची हुई 2 वैलेंसीज़ में से एक ये ऊपर से सामने की तरफ आ रही है, प्रेक्षक की तरफ, हमारी तरफ आ रही है, और जो 4th वैलेंसी है वो कागज़ के तल के नीचे जा रही है। अब इसे लिखेंगे कैसे? पेपर पे अगर हम इसे लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे? ये देखिए, जो वैलेंसीज़ कागज़ के प्लेन पे हैं, कार्बन कागज़ के प्लेन पे है, इसके साथ 2 वैलेंसीज़ कागज़ के प्लेन पे हैं। जो कागज़ के प्लेन पे होती हैं उसको हम सिंपल लाइन से दिखाते हैं, ये COOH और H। जो वैलेंसी कागज़ से बाहर की तरफ आती है उसको फिर से ये सॉलिड लाइन से, थोड़ी मोटी लाइन से, और जो अंदर की तरफ जाती है उसको इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ये लैक्टिक एसिड के 2 प्रतिबिंब स्वरूप हैं जिसको हमने वेज फार्मूला से दिखाया है। अब बहुत से मॉलिक्यूल्स में एक से ज़्यादा स्टीरियोजेनिक सेंटर होते हैं, एक से ज़्यादा एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स। उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो फिशर ने 2 डायमेंशन के प्रक्षेपण सूत्र, प्रोजेक्शन फार्मूला बताए। इन प्रक्षेपण फार्मूले, जो वेज सूत्र होते हैं, उनको इस तरीके से हम मेंशन करते हैं कि समकोण पर परस्पर काटती हुई 2 लाइनें, ये देखिए, ये 2 लाइनें हैं, इनको हम, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और एक दूसरे को 90 डिग्रीज एंगल पे काट रही हैं। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लंबवत है और ये क्षैतिज लाइन है। अब इसमें कौन से ग्रुप्स को हम कहाँ पे रखेंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर हम उन ग्रुप्स को रखेंगे जो कागज़ के तल के ऊपर आते हैं। जो 2 ग्रुप्स कार्बन कागज़ के तल पे है, जो 2 ग्रुप्स कागज़ के तल से ऊपर की तरफ हमारी तरफ आ रहे हैं, उनको हम इस हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन पे रखते हैं। और जो 2 ग्रुप पेपर के नीचे की तरफ जा रहे हैं, पेपर के प्लेन से नीचे की तरफ हमसे दूर जा रहे हैं, उनको हम इस वर्टिकल लाइन पे रखते हैं। तो इस तरह लैक्टिक एसिड का जब हम प्रक्षेपण सूत्र, प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनाएंगे तो वो इस तरीके से आएगा। इसमें H और OH हमारी तरफ आ रहे हैं, COH और CH3 हमसे दूर जा रहे हैं। ये L है और ये D है। अब जब ये प्रक्षेपण सूत्र हम बनाते हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है इस चीज़ के लिए, तो हमें जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है, उसको खड़ी लाइन के ऊपर, खड़ी रेखाओं के ऊपर दिखाना है। इस तरीके से हमको उसको रखना है। अब इनको अगर हम एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें, जो अभी तक हमने पढ़े उन्हें हम एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? ये देखिए, ये है एक फार्मूला,
इसको हमें कागज़ पे लिखना है। यहाँ पे जो दो ग्रुप्स, ये डी और सी, ये डी ग्रुप और सी ग्रुप, इसको आप पहले ठीक से देखिए। यहाँ पे ये वाला ग्रुप डॉटेड लाइन में है, ये मोटी लाइन में है, और ये सिंपल लाइंस में है। सिंपल लाइंस का मतलब होता है कि कार्बन के साथ डी और सी ये दोनों कार्बन के प्लेन में है, कागज़ के प्लेन में है। जो बी है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ए है बाहर की तरफ आ रहा है। तो डी सी, इस सी ग्रुप को और कार्बन को, इसको हम सीधी लाइन के ऊपर लेते हैं। ये देखिए, ये डी और सी ये जा रहे हैं हमसे दूर, और जो दो ग्रुप्स हैं ए और बी, एक अंदर जा रहा था एक बाहर जा रहा था, उसको जब हम इस वाले फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं तो ये बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। और जब हमें इसे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है, फिशर प्रोजेक्शन में आपको बताया था ए और बी वो ग्रुप हैं जो हमारी तरफ आ रहे हैं, डी और सी वो ग्रुप हैं जो हमसे दूर जा रहे हैं। इनको हमने वर्टिकली अरेंज किया। तो इस तरीके से हम एक को दूसरे फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जो सिंपल लाइन वाले ग्रुप्स हैं उनको हमें सीधी लाइन में करना है। जो बाहर और अंदर जा रहे हैं, जो ग्रुप्स बाहर और अंदर जा रहे हैं उनको हमको हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर करना है। एक एग्जाम्पल लेके हम इस चीज़ को समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, ये कंपाउंड दिया गया है, इसका हमको आर या एस कॉन्फ़िगरेशन बताना है। प्रश्न है, इस संरचना ये जो आपको स्ट्रक्चर दिया है उसका आर एस विन्यास के साथ IUPAC नाम लिखिए। ये क्वेश्चन पेपर में यूजुअली ये क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं। सबसे पहले आप इसे ठीक से देखिए। यहाँ पे CHO और CH2OH ये दोनों ग्रुप सिंपल लाइन से जुड़े हुए हैं। CH3 मोटी लाइन से जुड़ा है, COOH डॉटेड लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें इसे फिशर प्रोजेक्शन में सबसे पहले कन्वर्ट करना है। फिशर प्रोजेक्शन में अभी आपको हमने कन्वर्ट करना बताया था। यहाँ पे जो वाले ग्रुप सिंपल लाइन से जुड़े हुए हैं उनको हमको सीधी लाइन में लिखना है। जो बाहर जा रहा है और जो ग्रुप हमारी तरफ आ रहा है उनको हमें हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखना है। उसके बाद फिशर प्रोजेक्शन में जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे समकोण पे लाइन खींच के, तो इसको ऐसे के ऐसे आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये CHO और CH2OH ये सीधी लाइन में वर्टिकल लाइन में आएंगे, और COH और CH3 हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे। ये तो हमने इसे फिशर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको बताया था मैंने, जब RS सिस्टम बताया था, RS नॉमेनक्लेचर सिस्टम बताया था कि अनुक्रम नियम को यूज़ करके, सीक्वेंस रूल को यूज़ करके हमें सबसे पहले इन ग्रुप्स की नंबरिंग करनी है। जो मैक्सिमम प्रायिकता वाला ग्रुप है उसे नंबर 1 देना है, और जो लोएस्ट प्रायिकता वाला ग्रुप है उसे नंबर 4 देना है। और वो अनुक्रम नियम आप पढ़िए, जो जिस लेक्चर में आपको समझाया था अनुक्रम नियम, सीक्वेंस रूल, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि COH को इसमें नंबर 1 मिलता है, CHO को नंबर 2, CH2OH को 3 और CH3 को सबसे कम प्रायिकता नंबर 4 मिलता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि जो 4 नंबर वाला ग्रुप है उसे हमें सबसे नीचे लेके आना है। अब ये कन्वर्जन भी मैंने आपको एक लेक्चर में समझाया था कि जब हम 2 अंतर परिवर्तन कर देते हैं, मतलब 2 बार परिवर्तन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं ग्रुप्स को, तो हमको ओरिजिनल संरचना ही हमको मिलती है, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन ही हमको मिलता है। तो यहाँ हमें 2 बार अंतर परिवर्तन करना है। और अंतर परिवर्तन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस 4th ग्रुप को सबसे नीचे लेके आना है, यहाँ पे लेके आना है इस 4th ग्रुप को। पहला जो हमने इंटरचेंज किया वो इस तरीके से है, CH3 इधर आएगा, CH2OH इसकी जगह चला जाएगा, और सेकंड है CHO यहाँ आएगा और COOH CHO की जगह चला जाएगा। ये 2 अंतर परिवर्तन जब हमने किए तो हमको ये स्ट्रक्चर मिला। अब हम 4th को छोड़ के 1st, 2nd और 3rd आँखों से देखेंगे कि जब हम 1st से 2nd और 2nd से 3rd जाते हैं तो क्लॉकवाइज घूम रही है आँखें या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। यहाँ देखिए, 1st से 2nd में गए, 2nd से 3 में गए, तो यहाँ पे ये इस तरीके से घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो वो S कॉन्फ़िगरेशन होता है, S संरचना होती है। तो इसका नाम होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा, सबसे पहले हम S लिखेंगे, फिर हम इसका सिंपल IUPAC नाम लिखेंगे, 2 फॉर्मिल
2 हाइड्रोक्सी मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ से नंबर 1 इसको, ये नंबर 2 का कार्बन और ये नंबर 3 का कार्बन। सेकेंड कार्बन के ऊपर एक फॉर्माइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये 3 कार्बन है, COH है, इसलिए ये हुआ प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से जब आपको ये दिया जाए तो इससे पहले आप फिशर प्रक्षेपण फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे, फिर अनुक्रम नियम लिख के ग्रुप्स को 1 2 3 4 नंबर देंगे, फिर 2 अंतर परिवर्तन करके जो 4th वाला ग्रुप है उसे सबसे नीचे लेके आएंगे, फिर फर्स्ट से सेकेंड और थर्ड में सर्कल बना के देखेंगे कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तब वो S और R आपको पता चलेगा और आप उसका RS विन्यास के साथ IUPAC नाम लिख सकेंगे। आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है संरूपण और विन्यास में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन हम अभी पढ़ रहे थे। कन्फर्मेशन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है और उसकी वजह से एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारे अरेंजमेंट्स में आता है। इन सारे अरेंजमेंट्स को, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हम संरूपण या कन्फर्मेशन कहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स में ऊर्जा का डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस इतना कम होता है कि रूम टेम्परेचर पे ये एक दूसरे में जल्दी जल्दी कन्वर्ट होते रहते हैं। और क्योंकि ऊर्जा का डिफरेंस कम है, एक दूसरे में बहुत तेज़ी से इंटरचेंज होते रहते हैं, इसलिए हम इनको रूम टेम्परेचर पे अलग अलग नहीं कर सकते। इथेन के एग्जाम्पल लें तो इथेन के आपको 2 कन्फर्मेशन बताए थे, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। ये स्टैगर्ड है और दूसरा वाला एक्लिप्स्ड है। जो स्टैगर्ड होता है, अंतरित होता है, इसमें इस कार्बन के और इस कार्बन के हाइड्रोजन्स के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस रहता है और मैक्सिमम डिस्टेंस रहने की वजह से टेंशन कम होती है, रिपल्शन कम होता है और स्थायित्व ज़्यादा होता है। ग्रसित में ये हाइड्रोजन एक दूसरे को घेरे रहते हैं, ये और ये वाला और ये वाला हाइड्रोजन और ये, तो इनके बीच में डिस्टेंस कम होता है। डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा होता है, रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाती है और इनमें डिफरेंस 3 किलो कैलोरी पर मोल का होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल होती है। इसलिए ये दोनों रूप एक दूसरे के अंदर आसानी से इंटरचेंज होते रहते हैं। अगर हम विन्यास की बात करें तो विन्यास में जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके जो एटम्स हैं वो 3 डायमेंशन में स्पेशियल अरेंजमेंट में इस तरीके से रहते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में रूम टेम्परेचर पे वो स्थिर होते हैं और उनका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड का D फॉर्म है और ये L फॉर्म है, अगर हम D को L में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें इन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा और उसके बाद नए बॉन्ड्स बनेंगे जिसमें OH इस तरफ और H इस तरफ होगा। तो एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है। कन्फर्मेशन में सिंपली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से एक से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम अंतरित को ग्रसित में कन्वर्ट करना चाहें तो इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड हम रोटेट करेंगे। उस रोटेशन में सिर्फ 3 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी लगती है और रोटेशन होने से ही सिर्फ एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। जबकि कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम D को L में या L को D में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें पुराने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और नए बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से कन्फर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन में यही डिफरेंस है। कॉन्फ़िगरेशन की बात जब हम करते हैं, विन्यास की हम बात करते हैं, तो यहाँ बॉन्ड्स का तोड़ना और नए बॉन्ड्स का बनना ज़रूरी है एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। इस वजह से जो D और L है उनको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, ये दोनों हमें अलग अलग मिल सकते हैं, जबकि यहाँ हमें अंतरित और ग्रसित ये दोनों जो कन्फर्मर्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे अलग अलग हमें नहीं मिलते। तो ये डिफरेंस है संरूपण और विन्यास में। थैंक यू।